नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको बांग्लादेश की ऐसी एंटी इंडिया डील के बारे में बताएंगे जो चिंता बढ़ाने वाली है। साथ ही ये भी समझेंगे बांग्लादेश की नई सत्ता के मन में पाकिस्तान और चीन के प्रेम वाले तराने क्यों बज रहे हैं। आज हमने मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी फैसलों की एक कुंजी तैयार की है। फिर ये भी देखेंगे विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने में कौन सा कानूनी पेच है। अगर रेलवे से विनेश का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो क्या वो कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से चुनाव लड़ पाएंगे। इस बीच कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी कांग्रेस और विनेश के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। इसके बाद सत्ता में जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे, जहां चुनाव से पहले आतंकी अफजल गुरु का नाम ट्रेंड कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी पर एक ऐसा बयान दिया जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत में सत्ता का क्लेश हो रहा है। फिर बच्चों के स्क्रीन टाइम अलर्ट की खबर जो स्वीडन से आई है, जहां 2 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही अलग अलग आयु वर्ग के लिए स्क्रीन टाइम तय कर दिया गया है। स्वीडन के इस फॉर्मूले से क्यों हमें सीखने की जरूरत है, ये भी देखेंगे। आज जम्मू में एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री के अनुसार पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होती। अमित शाह ने यह भी कहा कि 3 परिवारों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को लूटा है। एक बड़ी खबर पूजा खेड़कर पर है। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र ने पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया है और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्टारलाइनर 3 महीने बाद धरती पर लौट आया है। तकनीकी खराबी की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट को नासा ने खाली वापस लाने का फैसला किया था। हालांकि सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस में ही फंसी हुई है। लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद धीरे धीरे भारत के साथ संबंध वाला परिवर्तन भी हो रहा है। आज से लगभग 1 महीने पहले जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की सत्ता गई तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, भारत के साथ संबंधों पर खास असर नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो कट्टर फैसले ले रही है, वो इन अनुमानों के बिल्कुल ही विपरीत हैं। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। ऐसे में सवाल है, क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? क्या मोहम्मद यूनुस की सत्ता पर अब पाकिस्तान प्रेमी गैंग का फुल कंट्रोल है? क्या बांग्लादेश की सरकार के मन में पाकिस्तान और चीन वाले तराने बज रहे हैं? बांग्लादेश से क्यों आ रहे हैं भारत विरोधी रुझान, प्रायोजक चीन और पाकिस्तान? ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि वो आशंकाएं हैं जो बांग्लादेश की नई सरकार की नीतियों और नीयत में झलक रही है। मोहम्मद यूनुस सरकार की नीति और नीयत को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हमने सत्ता की विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें हाल में लिए गए 5 बड़े फैसले हैं। हाल की कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले सबूत के तौर पर भी समझ सकते हैं। पहला सबूत यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। इस दोस्ती को हम डिकोड करेंगे। सवाल है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा सबूत, यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। सवाल है कि आखिर क्यों, इसके पीछे मंशा क्या है। तीसरा सबूत, यूनुस सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद खूंखार आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया था। सवाल है कि ऐसी मेहरबानी क्यों की गई। चौथा सबूत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता में भारत विरोधी जमाते इस्लामी का दखल बढ़ रहा है। सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार का मकसद क्या है। सबसे गंभीर सबूत और सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब 1 महीने में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं। सवाल है कि क्या यूनुस सरकार इस पर जवाब देगी। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की गोला बारूद वाली दोस्ती की, जिसको लेकर भारत की सरकार अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने अब अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक,
2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। यह पिछले वर्ष के ऑर्डर की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से ये शिपमेंट 3 चरणों में मिल सकती है। पहले चरण के हथियार इसी महीने मिल सकते हैं। दिसंबर 2024 तक ये डील पूरी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान से हथियार खरीदना किसी देश का निजी फैसला है, लेकिन जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए कुख्यात है, जो खुद दूसरे देशों से हथियार पर निर्भर है, उस देश से हथियार खरीदना और वो भी सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद, ये फैसला लेना कई शंकाएं पैदा करता है। अब यूनुस सरकार के एक और फैसले की बात करते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। इस पर पूरी तरह से रोक लगी नहीं कि यूनुस सरकार ने एक और विवादित फैसला लिया, जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ा दी गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई। नोटिफिकेशन के जरिए हिंदू अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई। नोटिफिकेशन के सामने आते ही हिंदू अधिकारियों में डर फैला गया। इसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेशी सरकार धर्म के आधार पर अधिकारियों से भेदभाव कर रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की तरफ से केवल हिंदू अधिकारियों की सूची क्यों मांगी गई है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हर साल दुर्गा पूजा पर दशमी की पूजा का आयोजन करते हैं और नोटिफिकेशन में अधिकारियों से उनकी निजी जानकारी इसलिए मांगी गई ताकि उनके आयोजन में शामिल होने के लिए एक लिस्ट बनाई जा सके। लेकिन हिंदुओं में डर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक सच ये भी है कि 5 अगस्त से लेकर अब तक बांग्लादेश में 50 से अधिक हिंदू शिक्षाविदों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। आप सिर्फ 120 सेकंड की एक न्यूज रील में कुछ तस्वीरों और बयानों के आधार पर यह समझिए कि बांग्लादेश में इस वक्त चल क्या रहा है। अंतरिम सरकार है वो अपने आप को भारत से अलग दिखाना चाह रही है, ताकि जनता में जो एक रोष है उसको, क्योंकि जो समझा जा रहा है कि वो शेख हसीना का जो सपोर्ट भारत ने इतना किया, तो ये कह रहे हैं कि हम सबसे अपने आप को सबके बराबर संबंध रखेंगे। जो आवामी लीग सरकार थी वो खाली भारत की तरफ झुकी हुई थी, जो कि सत्यता नहीं है। आजकल जो है मेजॉरिटी जो है वेपन है वो चाइना से आ रहा है पाकिस्तान में, तो एम्यूनिशन भी उन्हीं के उसका बन रहा है। तो मेरे जो लग रहा है कि ये एम्यूनिशन वो रिप्लेसमेंट करा जा रहा है। जैसा कि हमने रशिया से लिए, तो रशिया से हम एम्यूनिशन लेते हैं क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक है, या कुछ कंट्री हम जिनके पास में रशियन वेपन है वो अब इंडिया से गोला बारूद खरीद रहे हैं क्योंकि रशिया से आजकल नहीं आ रहा है। तो इसी तरह की मुझे ये स्थिति लग रही है। चावल भी भारत से जाता है उनके लिए, चीनी भी भारत से जाती है, इवन बिजली भारत उनकी पूर्ति करता है। वो पाकिस्तान या चाइना से तो नहीं आ सकती। तो हमें पता है कि हमें साथ में रहना है। तो मुझे लग रहा है कि ये शुरू की जो है एक वो है, और बाद में सब लोग समझेंगे और आई थिंक वो एक रास्ता प्रॉपर निकलेगा। बांग्लादेश की सत्ता में कैसे पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। आज से 6 दिन पहले 1 सितंबर को पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार नाहिद इस्लाम ने इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की थी। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। इससे पहले 30 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बात की थी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। आपको बांग्लादेश के चीन प्रेम वाली कहानी भी बताते हैं। कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटाई गई थी। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने 2013 में पाबंदी लगाई थी। ऐसे में पाबंदी हटने के बाद जमात इस्लामी के नेताओं से चीनी राजदूत ने मुलाकात की थी, जिसके बाद चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा था कि चीन बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शेख हसीना सरकार में बांग्लादेश का झुकाव चीन से ज्यादा भारत की तरफ था। शेख हसीना ने कहा भी था कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। अब चीन बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ा रहा है, इसका मतलब भी समझा जा सकता है।
सत्ता में। अब बात हरियाणा चुनाव की करते हैं, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद रेसलर विनेश फोगाट का नाम दिल्ली की राजनीति से लेकर हरियाणा की राजनीति तक में ट्रेंडिंग है। कल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया। उनकी उम्मीदवारी पक्की होते ही उन पर दो खबरें सामने आईं, जिसमें एक राजनीतिक आरोप है और दूसरे में कानूनी दांवपेच है। पहली खबर विनेश के चुनाव लड़ने में आ रही कानूनी अड़चन पर है। विनेश ने कल ही रेलवे के ओएसडी स्पोर्ट्स के पद से इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। दूसरी खबर में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आरोप हैं। उन्होंने ये कहा है कि विनेश के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी। अब ये साबित हो गया है। इन दोनों सवालों पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। पहले राजनीतिक आरोपों वाली कुंजी देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि टिकट मिलने के बाद विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने में किस तरह की अड़चन आ रही है। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का इस्तीफा रेलवे को मिल भी गया है। इसे स्थापित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद उचित समय पर स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी है, जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का रेलवे से इस्तीफे का मामला तकनीकी पेचीदगी में फंस सकता है। कैसे फंस सकता है, ये समझने से पहले आपको ये बता दें कि दरअसल हाल के दिनों में विनेश और बजरंग पूनिया की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई थी। इसके बाद रेलवे की ओर से 4 सितंबर को उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद 6 सितंबर को बजरंग और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब समझिए कि पेंच कहां फंसा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की ओर से अब तक विनेश का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। विनेश ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। ठीक इसी तरह बजरंग पूनिया का भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। जब तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, तब तक दोनों किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और वो किसी भी सरकारी पद पर होता है, तो पहले उसको वहां से इस्तीफा लेकर एनओसी लेनी पड़ती है, जिसमें वो इस बात को लेकर आश्वस्त करता है कि वो किसी भी तरह का सरकारी पद या उससे मिल रही पूर्व सेवा का लाभ नहीं ले रहा है। जब तक एनओसी नहीं मिलती है, तब तक वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। इसकी वजह है कि बिना एनओसी के चुनाव के समय रिटर्निंग ऑफिसर उसके आवेदन को स्वीकार ही नहीं करेगा। अब आखिर में जल्दी से ये समझिए कि इस्तीफे पर रेलवे का नियम क्या है और विनेश ने कौन सा नियम चुना है। रेलवे की ओर से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देता है तो उसे 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, या फिर वो तत्काल प्रभाव से रेलवे से इस्तीफा देता है। यदि 3 महीने तक नोटिस के बीच में कभी भी उस कर्मचारी का मन वापस सर्विस में आने का होता है तो वो अपना इस्तीफा वापस ले सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता है तो उसमें वापसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो अब विनेश चुनाव लड़ने के लिए जरूर निकल चुकी है, लेकिन चुनावी अखाड़े में प्रवेश इतना आसान नहीं है। अब आते हैं बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक आरोपों वाली कुंजी पर। वैसे तो बृजभूषण शरण सिंह काफी लंबे वक्त से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के आंदोलन को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जब राहुल गांधी से मिले, फिर कांग्रेस में शामिल हुए और विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया, तो बृजभूषण शरण सिंह ने दोनों पर फ्रेश अटैक किया है, जिसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उनके खिलाफ हुड्डा की स्क्रिप्ट और कांग्रेस की साजिश थी। दूसरी बात, क्या विनेश अब भी पीएम मोदी या फिर मेरा नाम लेती हैं। तीसरी बात, जूनियर का हक मारा, इसीलिए भगवान ने पेरिस में सजा दी। मौजूदा कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष संजय सिंह और बीजेपी भी बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों को सही बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस का जवाब है कि जो सही होते हैं पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई। तो उस टाइम पे जब बेटियां बैठी थी, जब कहाँ थे आप? और हमने तो आपको
लेटर भेजा था आपके जितने भी सांसद, महिला सांसद, सबके घर पे लेटर दे के आए थे। आप ही सपोर्ट कर रहे थे। क्या मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ, क्या वो ब्रिजभूषण ने जो लड़कियों के साथ किया उसके साथ वो 100% श्योर है? कांग्रेस को सफाई देते देते ही ये उनका पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है, बहन बेटियों की इज्जत खराब किया है, बहन बेटियों को बदनाम किया है। हम उनकी तरह नहीं है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहें और पहलवानों के खिलाफ जाएं। हम जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, गर्व से खड़े रहेंगे, ऊंची आवाज में उनका समर्थन करेंगे। आप खड़े रहिए बलात्कारियों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा भाजपा को छोड़ के, विनीता फोगाट का साफ साफ है, सिर्फ भाजपा को छोड़ के सभी दल सामने आए। तो जब उसके दुख और मुसीबत में लोग नहीं खड़े हुए, तो जो लोग दुख मुसीबत में खड़े हुए वहां नहीं जाए तो कहां सहारा ढूंढे। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। हरियाणा के बाद अब दूसरे चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां चुनाव से ठीक पहले संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर दांव लगाया जा रहा है। आतंकियों से प्रचार कराने का आरोप झेल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार में अफजल गुरु की एंट्री कराई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी सक्रिय हो गई तो कांग्रेस खामोश। बीजेपी और कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसे समझने से पहले एक बार उमर अब्दुल्ला का पूरा बयान सुनिए, जिससे आपको खबर समझने में आसानी होगी। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. उमर अब्दुल्ला के इस बयान से जम्मू कश्मीर में उन्हें कितना राजनीतिक फायदा होगा और कितना नुकसान, ये चुनाव में तय होगा। लेकिन इस बयान से उन्होंने एक तरफ फांसी की सजा पर नई बहस भी छेड़ दी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस के लिए इसलिए मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि अफजल गुरु को कांग्रेस के शासनकाल में ही फांसी हुई थी। अब कांग्रेस इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती है, जबकि बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो उमर अब्दुल्ला के बयान से सहमत हैं। उनको इस बात का पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए वो कभी जेल से कैदियों को छोड़ने की बात करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को अफजल का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती है। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों उनकी टिप्पणी पे जवाब दें, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर हमें जवाब देना है उनकी टिप्पणी पे, तो हम अमित शाह से जवाब मांगते हैं कि आपने क्यों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साइन किया था पिछली बार, जिसमें आपने कहा था हुर्रियत से बात करनी चाहिए। क्यों ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया था जो आपको तो समझ में नहीं आएगी वो बात, आपको तो गलत लगती ही होगी वो बात। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए कश्मीर में। बताएं, जवाब दें। क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। पहले दिन से इस बात को कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी, एनसी के लोग इस देश के कानून के प्रति वो सम्मान नहीं रखते हैं
जो उनको रखना चाहिए। वैसे बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर हमला कर रही है और ये पूछ रही है कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी वाले ऐलान से सहमत है। और अब अफजल पर उमर अब्दुल्ला का नया बयान कांग्रेस को थोड़ा परेशान कर सकता है। अब बात सत्ता में एक ऐसी खबर की जो देश के करोड़ों माता पिता की आंखें खोल देगी। ये एक ऐसी घंटी है जिसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों से है। दरअसल स्वीडन में सरकार ने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर सभी माता पिता को एक सलाह दी है जिसमें हम सब सीख सकते हैं और ये फॉर्मूला भारत में भी हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ जरूर अपनाना चाहिए। स्वीडन में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। यह फैसला कुछ ऐसी रिसर्च के आधार पर लिया गया है जिसमें यह बताया गया था कि ज्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से बच्चों की सेहत पर खतरनाक असर हो रहा है। स्वीडन की सरकार के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ना तो मोबाइल और ना ही टीवी किसी भी तरह की स्क्रीन ना दिखाएं, जबकि 2 से 5 साल तक के बच्चे दिन में अधिकतम 1 घंटा स्क्रीन का इस्तेमाल करें और 6 से 12 साल तक के बच्चे सिर्फ दिन में 2 घंटे स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने स्वीडन से आई इस खबर पर अपने सभी न्यूज मित्रों के लिए एक ऐसी कुंजी तैयार की है जिसमें चिंता वाले नोटिफिकेशन हैं। किस उम्र के बच्चों के लिए कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, उन्हें क्या दिखाना चाहिए और किन चीजों से उन्हें दूर रखना चाहिए। आज हमने इन सवालों पर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से बात की है। उनके अनुसार 3 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब उन्हें मोबाइल और टीवी से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए। जबकि स्वीडन में इस कैटेगरी में 2 साल तक के बच्चों को ही रखा गया है। इसके अलावा 6 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल ना करने दें। 9 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों को वीडियो गेम ना खेलने दें, जबकि 12 साल की उम्र से पहले उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ना करने दें। यानी अगर आपका बच्चा 3 साल या उससे छोटा है तो उसे मोबाइल और टीवी से दूर रखें। लेकिन अमूमन क्या होता है, बच्चों को खाना खिलाने या फिर चुप कराने के लिए कई माता पिता उन्हें मोबाइल पर कार्टून दिखाते हैं या दूसरे वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ये आपके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बच्चों के ज्यादा स्क्रीन टाइम से उन्हें मायोपिया जैसी बीमारी होने का खतरा है, लेकिन इससे आप बच्चों को बचा भी सकते हैं और इसके लिए जरूरत है स्क्रीन टाइम को मैनेज करने की। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों का स्क्रीन टाइम एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्क्रीन जितनी छोटी होगी आपके बच्चों की आंखों को उतनी ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने दें। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल का टाइम फिक्स करने की जरूरत है। साथ ही साथ मोबाइल या टीवी की जगह बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। वैसे आज हमने जब इस खबर पर रिसर्च की तो एक और चौंकाने वाला तथ्य हमें मिला। सच ये है कि भारत में बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों की जिंदगी भी स्मार्टफोन में कैद है। इसी वजह से भारत का औसत स्क्रीन टाइम हर साल बढ़ता जा रहा है। मोबाइल एनालिटिकल फर्म डेटा एआई के अनुसार भारत में स्मार्टफोन का एवरेज स्क्रीन टाइम 2019 में करीब 3 घंटे 42 मिनट था। यानी एक शख्स पूरे दिन में कम से कम 3 घंटे 42 मिनट मोबाइल देखते हुए गुजार रहा था। लेकिन 2020 में बढ़कर 4 घंटे 30 मिनट हो गया और साल 2021 में 4 घंटे 42 मिनट पर पहुंच गया। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये औसत स्क्रीन टाइम और भी ज्यादा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्क्रीन टाइम के मामले में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आता है, जबकि उससे पहले ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया हैं और फिर इसके बाद मेक्सिको का नंबर है। अब नजरिया 9 भी जान लीजिए। इस पर क्या है नजरिया 9? मौजूदा दौर सोशल मीडिया और रील्स का है। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें कोई एक कदम रखता है तो उसकी गहराई में खोता चला जाता है। और यही हाल रहा तो लोग ऐसे ही मोबाइल की लत से डूबते हुए और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब देश में मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जरूरत पड़ जाएगी या फिर डिजिटल उपवास रखने वाला दौर भी आ जाएगा। अब सत्ता में बात शिमला की उस मस्जिद की जिस पर अवैध निर्माण से शिमला के संजौली इलाके में टेंशन का मीटर तेजी से भाग रहा है। आज इस मामले पर नगर निगम शिमला के आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से 3 ऐसे सवाल पूछे और जो जवाब मिले उससे नया पेच इस पूरे मामले में आता हुआ दिख रहा है।
कोर्ट ने सवाल किया, संजौली में मौजूद इस मस्जिद पर 2.5 मंजिल का अवैध निर्माण किसने किया? लेकिन इसका जवाब ना तो वक्फ बोर्ड के वकील दे पाए और ना ही मस्जिद कमेटी के सदस्य। जबकि मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद में शुरुआत की 2.5 मंजिल तो उनके कार्यकाल में बनी, लेकिन बाकी की 2.5 मंजिल किसने बनाई ये उन्हें नहीं पता। इसके बाद कोर्ट ने पूछा, मस्जिद विस्तार के लिए फंडिंग कहां से हुई? इस पर वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दिया गया कि कुछ आड़तियों ने मस्जिद के लिए फंड दिया। लेकिन फिर कोर्ट ने जो सवाल किया उस पर वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी में सन्नाटा छा गया। कोर्ट ने पूछा, मस्जिद के लिए फंडिंग कैश में मिली या चेक में? इसका जवाब भी वक्फ बोर्ड के वकील नहीं दे सके और कहा कि सब कुछ अगली पेशी में बताएंगे। यानी मस्जिद पर अवैध निर्माण किसने किया और पैसे कैसे मिले, इसका कोई स्पष्ट जवाब वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। हम आपको इस पर एक नंबर गेम भी दिखाते हैं। इमाम के अनुसार मस्जिद शिमला के संजौली इलाके में 1947 से मौजूद है। लोगों का आरोप है कि मस्जिद पर 2010 से अवैध निर्माण शुरू हुआ, फिर देखते ही देखते 3 फ्लोर मस्जिद पर अवैध बना दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि अवैध निर्माण रोकने के लिए मस्जिद कमेटी को 37 नोटिस भी भेजे गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं रोका गया। कमिश्नर कोर्ट में अब तक इस पर 45 सुनवाई हो चुकी है और अब अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। ऑनरशिप का कोई मसला नहीं है, ऑनरशिप बोर्ड की है, इसमें यानी वक्फ बोर्ड की है। कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब कोर्ट में रिप्लाई दे दिया डिपार्टमेंट ने, अपना वक्फ बोर्ड ने, तो दूसरी रेवेन्यू यूनिवर्सिटी का भी रिप्लाई आएगा इसमें, और पार्टी भी बने हुए हैं, जिनको पार्टी बनाया वो भी रिप्लाई देंगे। जो फर्दर होगा कोर्ट से ही होगा। जो जे कंसर्न्ड है उनको कहा गया है कि वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सब रिकॉर्ड्स में। 5 अक्टूबर से पहले जेई साहब को ऑर्डर किया है कि वहाँ पे स्पॉट पे क्या फैक्चुअल पोजीशन है उसकी वो फ्रेश जो है स्टेटस रिपोर्ट दें। लेकिन ये भी बड़ी एक हैरानी की बात है सर, वो जेई वहाँ का एम्प्लॉइज है, वो कोर्ट में आने से पहले उसकी अदरवाइज ये ड्यूटी बनती थी कि वो जाकर के स्पॉट पे वेरीफाई करता कि वहाँ पे फैक्चुअल पोजीशन क्या है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए कमिश्नर साहब को मजबूरी में उनको भी स्टेटस रिपोर्ट का ऑर्डर करना पड़ा। ये एक तरफ कोर्ट में मस्जिद के निर्माण के लिए हुई फंडिंग पर जवाब देना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल हो गया, दूसरी तरफ इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद के पास हुई हिंसा की शुरुआत गुलनवाज अंसारी के सैलून से हुई थी। सैलून में मामूली बात पर झड़प हुई और मामला बढ़ता चला गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सैलून चलाने वाले गुलनवाज अंसारी को कुछ समय पहले तक इस इलाके के लोग कुणाल के नाम से जानते थे, जबकि उसका असली नाम गुलनवाज अंसारी है। आखिर गुलनवाज अंसारी को लोग कुणाल के नाम से क्यों बुलाते थे? इसके पीछे कोई साजिश थी या कुछ और? इस पर TV9 रिपोर्टर ने स्थानीय लोगों से बात भी की और एक बार सुनिए लोगों ने इस पर क्या कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो सलून चलाता था यहाँ पे, जिससे सबसे पहले झगड़े की शुरुआत होती है, वो अपना नाम बदल के रहता था। हाँ, जहाँ तक हमको मालूम है कि वो बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहा है, कुछ 10-15 साल से शायद यहाँ पे रहता है आसपास के एरिया में, और नाम उसका है कुणाल। जो हमको कुछ दिन पहले ही पता चला है कि उसका पहले नाम कुणाल के नाम से यहाँ पे रह रहा था और उसका असली जो नाम है वो है गुलनवाज अंसारी। तो उसने जो है यहाँ पे इस एरिया में मलियाना या जो आसपास का एरिया है वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 दुकानें अपनी चला रखी है हेयर ड्रेसिंग की, और उसके ही लड़के थे वो जो रात को जिनके साथ थोड़ी बोलचाल हुई और जो है न्यूसेंस वो लोग क्रिएट कर रहे थे। हमारा जो यहाँ से जो लड़का था व्यापारी, जो भाई अपना घर जा रहा था, उसने सिर्फ उनको यही बोला कि ये अब रात का टाइम हो गया है और ये सब मत करो, यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा। और उसको लेके वो लोग इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपने जितने भी उसके लड़के थे या कोई बाहर से वो लेके डंडे और रॉड्स और कुछ ऐसा सामान लेके आए जो उन्होंने अटैक किया। फिर क्या अब आप लोग चाहते हैं कि समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर अब दुकानें ना चलाएं, चाहे इस तरह का विवाद ना हो? सर देखिए, हम ऐसा तो नहीं चाहते कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ पे दुकानें ना चलाएं। हाँ, उस घटना के बाद यहाँ पे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण ज़रूर है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि पुलिस फोर्स यहाँ पे है तो थोड़ा भी शांति बनी हुई है। और अब हम अपने न्यूज़ मित्रों को मेरठ मेट्रो के सफ़र पर लेकर चलते हैं।
वैसे तो इसकी शुरुआत होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन ये मेट्रो कैसी होगी, किस रफ्तार से चलेगी, अंदर से कितनी शानदार है, इसका फर्स्ट लुक TV9 भारतवर्ष के पास आ गया है। और ये मेट्रो क्यों भारत की बाकी मेट्रो से स्पेशल है, ये भी आइए आपको समझाते हैं। दरअसल NCTRC ने मेरठ मेट्रो के मॉडर्न लुक को सार्वजनिक कर दिया है। गुजरात में इस मेट्रो ट्रेन के कोच गाजियाबाद के दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। इसकी खासियत क्या है, पहले वो सुनिए। इसकी ऑपरेशन स्पीड 120 किलोमीटर होगी और इसमें बहुत सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद होंगी। जिस 23 किलोमीटर के बीच ये मेट्रो चलेगी, उसे पूरा करने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। ये मेट्रो दक्षिण मेरठ से मोदीपुरम तक चलेगी और इस दौरान 13 स्टेशन सामने आएंगे। इस मेट्रो में एक बार में 700 यात्री सफर कर सकेंगे। हालांकि ये प्रोजेक्ट जून 2025 में पूरा होगा और तब आम लोग इसमें सफर कर सकेंगे। खास बात यह है कि मेरठ मेट्रो में लगाए गए पार्ट्स 100% स्वदेशी हैं और ये उत्तर प्रदेश की 7वीं मेट्रो ट्रेन होगी। लेकिन ये मेरठ मेट्रो स्पेशल क्यों है, वो भी सुन लीजिए। दरअसल पहली बार देश में एक कॉरिडोर पर 2 तरह की ट्रेनें चलेंगी। ये RRTS का कॉरिडोर है, जिस पर नमो भारत भी चलेगी और मेरठ मेट्रो भी। दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के RRTS कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है और इस 82 किलोमीटर में 23 किलोमीटर के कॉरिडोर पर मेरठ मेट्रो चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इसमें 4 स्टेशन ऐसे होंगे जिस पर यात्री दोनों ट्रेनों की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इनमें मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन शामिल हैं। हम आपको इस मेरठ मेट्रो पर एक रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं। मेरठ मेट्रो जून 2025 से नमो भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ पटरियों पर दौड़ेगी और आप देख सकते हैं कि आज NCTRC ने ये मॉडल मेरठ मेट्रो का जो अत्याधुनिक है और पूरी तरह से स्वदेशी है। खास बात यह है कि ये 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी पटरियों पर और 13 स्टेशनों के बीच की दूरी कवर करेगी। इस अत्याधुनिक ट्रेन में खास तौर पर चिकित्सकीय सुविधाएं और इसके अलावा व्हीलचेयर समेत वो सारी ही सुविधाएं होंगी जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनों में और मेट्रो में आमतौर पर मिलती हैं। नमो भारत जो हाई स्पीड ट्रेन है, क्या उसके साथ ही दौड़ेगी ये ट्रेन? बिल्कुल साथ दौड़ेगी। इनफैक्ट ये पहली बार ये इंडिया में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है मेट्रो और RRTS सिस्टम में। उसमें किया ये गया है कि जो 13 स्टेशंस हैं, 13 स्टेशंस पे तो मेट्रो रुकेगी, हर स्टेशन पे रुकेगी 13 के 13 पर, और जो RRTS की ट्रेन है उन 13 में से 4 स्टेशंस पे रुकेगी। तो जो हमारी नमो भारत RRTS ट्रेन है उसकी गति जो डिज़ाइन स्पीड है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेटिंग स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें जो हमारी जो ये वाली मेट्रो ट्रेन है उसकी डिज़ाइन स्पीड है 135 किलोमीटर प्रति घंटा एंड इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नमो भारत ट्रेन में फिलहाल हम लोग 6 डब्बे की गाड़ी चला रहे हैं, इसमें हम लोग 3 डब्बे की गाड़ी चलाएंगे। मेरठ मेट्रो के नए नवेले कोच में होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी सीट्स जो है सामान्य जो दिल्ली में मेट्रो चलती हैं या अन्य राज्यों में जो मेट्रो चलती हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे बिल्कुल अलग है और इसमें कई अन्य सुविधाएं भी यात्रियों को मुहैया होंगी। सत्ता में अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां एक बार फिर हालात बेकाबू हो रहे हैं। ड्रोन के बाद अब रॉकेट अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मेरम्बम कोइरेंग के घर पर रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट पूर्व सीएम के घर के परिसर में जाकर गिरा। इस हमले में एक इंसान की मौत की खबर है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पूर्व सीएम के आवास के अलावा एक और जगह अटैक किया गया। 17 महीने में ये पहली बार है जब रॉकेट से हमला किया गया। इससे पहले उग्रवादियों ने हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। मणिपुर सरकार ने इस हमले को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।